प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार के लिए असम पहुंचे। पीएम मोदी ने बरपेटा में रोड शो किया। इसके बाद एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि असम में एनडीए की जीत की हैट्रिक लगेगी और कांग्रेस की हार की सेंचुरी लगेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुलकर घुसपैठियों का साथ दे रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान की धुन गाती है। कांग्रेस के शाही परिवार के जो नामदार है ना, जो दिल्ली में बैठे हैं, असम के चुनाव के नतीजे के बाद उनकी हार की सेंचुरी का रिकॉर्ड भी असम के लोग ही बनवाएंगे। तो बीजेपी की हैट्रिक और शाही परिवार के नामदार की पराजय की सेंचुरी। हमने देखा है कि कांग्रेस ने हमेशा दुश्मनों के एजेंडे को ही हवा दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने वही गीत गाया जो पाकिस्तान ने लिखा था, जिसकी धुन पाकिस्तान ने तैयार की थी। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए पुडुचेरी पहुंचे। उन्होंने लास्पेट से पुडुचेरी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि पुडुचेरी सरकार सभी कॉन्ट्रैक्ट में 30% कमीशन लेती है। उसने मंदिर की जमीनों पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो पुडुचेरी में बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2000 रुपए की मदद देगी। महिलाओं को फ्री बस सर्विस मिलेगी। Everybody knows that there is 30% commission taken on all contracts. Government has become a collection agent. Commission is taken on smart city, roads, drains, schools. And what do the people of Puducherry do? They are forced to pay at every single toll gate. दिल्ली विधानसभा में एक संदिग्ध कार घुसने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संदिग्ध कार को बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें कार ड्राइवर भी शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों में सर्वजीत सिंह का नाम सामने आया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। दिल्ली विधानसभा में क्या हुआ और क्या है ताजा अपडेट, पूरी डिटेल बता रहे हैं संवाददाता जावेद मंसूरी। दिल्ली विधानसभा परिसर के अंदर हमारी मौजूदगी है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की जो गाड़ी है, अब उसकी जांच एफएसएल की टीम कर रही है। ये वो गाड़ी है जो पोर्च पर उस वक्त खड़ी थी जब आरोपी विधानसभा के अंदर गेट तोड़कर घुसता है और इस गाड़ी के पास पहुंचता है। और जो जानकारी न्यूज़ 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव है वो ये कि जो आरोपी है उसने इसी गाड़ी के अंदर गुलदस्ता रखा और उसके हाथ में एक फूलों की माला थी, उसको भी इस गाड़ी के अंदर रखा और कुछ देर तक वो यहाँ पर बैठा भी है। अभी आप अगर तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एफएसएल की टीम यहाँ पर मौके पर दिखाई देगी। इससे पहले बम निरोधक दस्ता भी यहाँ पर पहुंचा था, डॉग स्क्वाड यहाँ पर पहुंचा था। इसकी पूरी जांच की जा चुकी है। एक बार तस्वीर विशाल आपको इस तरफ से दिखाएंगे गाड़ी की। देखिए यहाँ डिग्गी खोलकर यहाँ पर चेक किया जा रहा है। तमाम विस्तार के साथ जांच की जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि जो इस मामले में आरोपी है सरबजीत, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ सरबजीत समेत 3 लोग गिरफ्तार इस पूरे मामले में हुए हैं। और जो गाड़ी है, जिस गाड़ी का इस्तेमाल इस घटना को अंजाम देने में किया गया, उसको यहां से महज कुछ मिनट की दूरी पर रूपनगर एक इलाका है, वहां से गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा मकसद यही है कि आखिर मोटिव क्या था सरबजीत का और उसके साथियों का कि वो स्पीकर के रूम के बाहर तक पहुंचता है और इस गाड़ी के अंदर वो बैठते हैं। जब जो आरोपी है यहाँ जो ये पोर्श है आप देख रहे हैं, यहीं पर ही स्पीकर की गाड़ी जो है आमतौर पर खड़ी होती है। स्पीकर अपनी गाड़ी से महज कुछ मिनट पहले ही स्पीकर रूम के अंदर दाखिल होते हैं और उसी दरमियान, उसी के तुरंत बाद जो आरोपी है वो गेट तोड़कर यहाँ पर दाखिल होता है और गाड़ी से उतरकर गुलदस्ता लेकर, उसके हाथ में एक फूलों की माला थी जो सफेद रंग की पन्नी में थी, काले रंग का बैग था। वो गाड़ी जो है
स्पीकर साहब की जो गाड़ी अभी जिसकी जांच चल रही थी वो दरअसल यहाँ पर खड़ी हुई थी। इसके अंदर गाड़ी में वो बैठता है और फिर उसके बाद वो फरार होता है। टाइमिंग की अगर बात करें तो करीब 2:06-7 पर स्पीकर की गाड़ी यहाँ पहुँचती है और करीब 2:10 पर हम जो आरोपी है वो यहाँ पर पहुँचता है। ऐसे तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं इस पूरी घटना ने, क्योंकि ये एक बड़ी सुरक्षा चूक है। पिछले करीब 37 दिन से चल रहा ईरान युद्ध रुकने के आसार अब दिख रहे हैं। ईरान और अमेरिका दोनों को सीज फायर का प्रस्ताव मिल चुका है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के पहले वाले 15 पॉइंट वाले प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ है लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, ये बताइए, सीज फायर के प्रस्ताव पर ईरान और अमेरिका का रुख क्या है, इस वक्त के अपडेट्स क्या हैं? देखिए, इसमें दो चीजें काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ईरान ने पहली बार ये स्वीकार किया है कि उसे युद्ध रोकने के लिए कोई प्रस्ताव मिला है और उस प्रस्ताव पे अब तक वो विचार कर रहा था और अब ईरान ने कहा है कि हमने उस प्रस्ताव पे अपना फैसला ले लिया है। फैसला क्या लिया है वो ईरान ने नहीं बताया है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि उस प्रस्ताव पर हमने क्या जवाब देना है वो फैसला ले लिया है और समय आने पर हम वो फैसले को औपचारिक तौर पर बताएंगे। और जो मध्यस्थ के जरिए जो प्रस्ताव आया था उसी मध्यस्थ के जरिए हमने अपना जवाब भेज दिया है। अब सवाल उठता है कि प्रस्ताव क्या था। तो इस प्रस्ताव के तहत जो फ्रेमवर्क दिया गया था युद्ध रोकने के लिए, वो प्रस्ताव ईरान को भी दिया गया, वो प्रस्ताव अमेरिका को भी दिया गया था। और उस फ्रेमवर्क के तहत ये कहा गया कि 2 चरणों में युद्ध रोका जाएगा। एक चरण होगा जब सीज फायर किया जाएगा, अस्थायी तौर पर युद्ध को रोका जाएगा। कितने दिनों के लिए रोका जाएगा ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, हालांकि शुरुआती दौर में 45 दिन तक के लिए सीज फायर की बात की गई थी। और दूसरा जो चरण होगा उसमें पूरी तरह से युद्ध खत्म करने के प्रस्ताव पर सहमति होगी। पहले फ्रेमवर्क में 2 बातें काफी महत्वपूर्ण है। पहला कि सीज फायर तुरंत किया जाएगा, यानी आज से कल तक में युद्ध रोकने का फैसला ले लिया जाएगा, युद्ध रुक जाएगा और जैसे ही युद्ध रुकेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा। हालांकि इस बीच ईरान ने यह भी कहा कि अस्थायी युद्ध रोकने के फैसले के बाद हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे, इस बात की गारंटी हम नहीं देते हैं। यानी अस्थायी तौर पर अगर युद्ध रुकता है, सीज फायर होता है, तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेंगे। इस तरह का बयान ईरान की तरफ से पहले आ चुका था। अब नया क्या इस बयान में कोई परिवर्तन आया है, ये अभी तक साफ नहीं आया है। और ये प्रस्ताव का आना, प्रस्ताव पर ईरान की तरफ से विचार किया जाना और फैसला ले लिया जाना, फैसला क्या हो अलग बात है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो अगले कुछ घंटे हैं काफी अहम है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो 48 घंटे की डेडलाइन दी थी, वो डेडलाइन कल खत्म हो रही है और कल सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया जो उनका ट्रुथ सोशल उस पर साफ तौर से कहा था कि अगर ईरान नहीं मानता है, युद्ध विराम के प्रस्ताव पर सहमति नहीं होता है, तो ईरान के सभी पावर प्लांट, सभी पुल एक ही दिन में ध्वस्त कर दिए जाएंगे। तो इस तरह की धमकी की जो डेडलाइन है वो कल खत्म हो रही है। उससे पहले प्रस्ताव दिया जाना, प्रस्ताव पर विचार किया जाना अपने आप एक सकारात्मक संकेत है, तब तक जब तक कि ये प्रस्ताव को ईरान ठुकरा नहीं देता। ईरान ने स्वीकार किया कि नहीं किया अभी तक ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन ये साफ है कि ईरान ने इस पर अपना मन बना लिया है करना क्या है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पर तस्वीर साफ होती हुई दिखेगी। अगर ईरान प्रस्ताव ठुकरा देता है, सीज फायर नहीं होता है, तब फिर मुझे लगता है युद्ध और भयानक मोड़ पे पहुंच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। तो सीज फायर की बातचीत चल रही है, आवाज अड्डा में भी इसी पर होगी बड़ी चर्चा। सुलह को तैयार, हॉर्मुज पर तकरार। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि साल 2025 के मुकाबले 2026 ज्यादा चुनौती भरा है। पश्चिमी एशिया संकट की वजह से मुश्किलें बढ़ी हैं। हर जगह स्थिरता और अनिश्चितता का माहौल है। हालांकि उन्होंने कहा कि भारत के पास इंपोर्ट करने के लिए 11 महीने का फॉरेक्स रिजर्व अभी भी है। This current year is even more challenging as we move from a landscape of shocks to one of permanent volatility. The escalation of Middle East conflict has evolved from a regional security concern into a systemic tremor, threatening a vital arteries of global energy and hardening the lines of new multipolar world order. India's foreign exchange reserves
at over 688 US billion as of March 31st, that is 2026, just a few days ago, provide import cover for approximately 11 months. And I would think that's fairly a substantial buffer to hold. यूएस ईरान जंग खत्म होने की उम्मीद में बाजार भी आज झूम उठा। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। बाजार में आज के कारोबार की पूरी डिटेल बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बाजार में अच्छा खासा जो रिवाइवल है हमें पहले कारोबारी दिन आता हुआ दिखाई दिया है। मॉर्निंग में हमने देखा था कि जियोपॉलिटिकल क्यूज जो थे वो नेगेटिव साइड में थे, लेकिन उसके बावजूद बाजार में शानदार रिकवरी जो है वो देखने को मिली। आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, बैंकिंग में, निफ्टी में, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर जगह एक खरीदारी का जो मोमेंटम है वो बनता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट अगर हम सेक्टोरल पॉकेट की बात भी करें तो वहाँ पे केवल ऑयल एंड गैस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमें मंदी देखने को मिली है, लेकिन रेस्ट ऑफ द सेक्टर में अच्छी खासी तेजी जो है देखी गई है। चाहे आप बात कर लीजिए बैंकिंग सेक्टर की, आईटी की, फार्मास्यूटिकल की, डिफेंस की या फिर कैपिटल मार्केट की, हर जगह शानदार मोमेंटम जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया है। काफी सारे न्यूज फ्लोज भी थे जिसके बाद ये जो मोमेंटम है बाजार में आता हुआ दिखाई दिया है। Q4 की कंपनीज ने अपडेट जो है वो भी प्रेजेंट करके दिए हैं। अब देखिए, निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो ट्रेंड में अच्छा खासा जो इजाफा है वो देखने को मिला है। Q4 के अपडेट्स आए हैं, अपडेट के बाद ये तेजी देखने को मिली है। श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक और अडानी एंटरप्राइजेस भी अच्छी खासी तेजी के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC, जिनका डायरेक्टली जो लिंक है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन से भी है, मैक्स हेल्थ केयर और आयशर मोटर्स में अगर हम बात करें तो एक मिनिमल सा डेंट जो है वो पड़ता हुआ दिखाई दिया है। बात करें अगर बैंकिंग शेयर्स की, देखिए मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स ने ओवर द वीकेंड जो है अपने Q4 के अपडेट्स को प्रेजेंट किया है और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर जो बैंक्स हैं उनके Q4 के अपडेट्स अच्छे आए हैं, एडवांसेस अच्छी तरीके से बढ़े हैं, कासा रेशियो में एक इजाफा जो है वो देखने को मिला है। केवल इंडसइंड बैंक ऐसा था जहां पे डेंट लगता हुआ दिखाई दिया था Q4 के अपडेट्स में, लेकिन रेस्ट ऑफ द बैंक में अच्छी खासी जो तेजी है वो देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट स्टॉक की, देखिए ये मार्केट की जो हेरिडिटी है उसको अपने अंदर इंक्लूड करके चलता है। बाजार में अच्छा खासा मोमेंटम आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई दिया और वही रीजन है कि यहाँ पे भी जो तेजी का मोमेंटम है हमें आज के सत्र में आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि ओवर द लॉन्ग वीकेंड के बाद बाजार ने जब वापस से अपनी शुरुआत की है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ बाजार ने शुरुआत की है। पश्चिम एशिया में चल रहे जंग का असर अब आपकी जेब पर भी पड़ना शुरू हो गया है। खाने के तेल, साबुन, डिटर्जेंट, पेंट्स और दूसरे प्रोडक्ट्स महंगे होने जा रहे हैं। इनकी कीमतों में 3 से 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। पूरी डिटेल बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। पश्चिम एशिया में चल रही वार को अब 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है। क्रूड की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। क्रूड 110 रुपये प्रति बैरल से ऊपर इस वक्त चल रहा है। उसके 700 रुपये में भी कमजोरी देखने को मिली है, तो इसका असर आपके ऊपर सीधा सीधा पड़ने की शुरुआत भी हो गई है। पाम ऑयल के दाम पहले से ही बढ़ चुके थे, उसकी कीमतों में करीबन 5 रुपये से लेकर के 20 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तब ये बढ़ोतरी आपको साबुन, डिटर्जेंट और दूसरे उत्पादों के अंदर भी देखने को मिलेगी। इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो जो क्रूड की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, दूसरा खासतौर पे कि जो रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है वो कारण है, और तीसरा इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो पैकेजिंग की कीमत है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। प्लास्टिक और पॉलीमर लगातार महंगा हो रहा है, उनकी कीमतों में पिछले 1 महीने में 70% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अभी तक कंपनियां एक कॉस्ट को अब्जॉर्व कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे अब इन कंपनियों ने कॉस्ट को कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन करने की शुरुआत कर दी है, जिसकी वजह से आपके उत्पादों में 3% से लेकर के 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट के दामों में भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। खासतौर पे कि कंपनियां क्या करती हैं, दाम नहीं बढ़ाती हैं, लेकिन उसमें वजन जो है उस उत्पाद का कम कर देती हैं, तो जल्दी ही आपको उसका वजन भी कम देखने को मिलेगा। तो सीधे सीधे अब जो वेस्ट एशिया की वार है वो आपकी जेब के ऊपर असर डालने की शुरुआत कर देगी। असीम मनचंदा, सिंधु सेवाग, दिल्ली। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक आज से शुरू हो गई है। 8 अप्रैल को आरबीआई ब्याज दरों का फैसला लेगा। दरों पर सीएनबीसी आवाज के एमपीसी पैनल का क्या मानना है? दरें बढ़ेंगी या घटेंगी या फिर कोई बदलाव नहीं होगा? पूरी डिटेल बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष वर्मा।
कोशिश ये है इस एमपीसी के थ्रू समझने की कि जब आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी वेडनेसडे को सुबह 10 बजे आ रही होगी तो क्या लाइकली आउटकम्स हो सकते हैं। एक तो ध्यान रखिए बहुत अनसर्टेन एनवायरनमेंट है। एमपीसी मेंबर्स स्पेसिफिकली कह ही रहे थे कि इस ऑनगोइंग क्राइसिस, वेस्ट एशिया क्राइसिस की ड्यूरेशन और इंटेंसिटी को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। इससे पहले जो एमपीसी बैठी थी वो 6 फरवरी को बैठी थी, क्रेडिट पॉलिसी का आउटकम आया था। तब से अब तक में बहुत बदलाव हो गया है। वो फरवरी का काम था और अब हम अप्रैल के केओस और कमोशन में बैठे हुए हैं। टफ होगा एमपीसी मेंबर्स के लिए। पहला सवाल था कि भाई रेट साइकिल में वो जो रेट कट साइकिल है वो तो खत्म हो गई, बट ऑब्वियस है, पर ब्याज दरों को लेकर एमपीसी या आरबीआई क्या फैसला लेगा? क्या स्टेटस को मेंटेन करेगा या दरों में एक सरप्राइज हाइक आता हुआ नजर आएगा? तीनों एमपीसी मेंबर्स कह रहे हैं कोई बदलाव नहीं, इस बार एक स्टेटस को पॉलिसी होगी। अगला सवाल था, क्योंकि सबसे बड़ा सरदर्द ऑफ लेट वेस्ट एशिया क्राइसिस का है कच्चा तेल। कितना समय हो गया $100 प्लस के लेवल्स पर कामकाज करता हुआ। क्या आरबीआई और उसकी एमपीसी FY27 इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के इन्फ्लेशन फोरकास्ट को सिग्निफिकेंटली बढ़ाएगी? 3 विकल्प थे। 4.5% के बियॉन्ड ले जाएगी, अपवर्ड रिवाइज करेगी, मार्जिनल ट्वीक करेगी यानी कि 4.25% के आसपास, या फिर इस बार लुक थ्रू करेगी यानी कि मान के चलेगी कि टेम्पररी हिच है, आगे दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। एमपीसी मेंबर्स कह रहे हैं आप महंगाई के अनुमान काफी हद तक बढ़ते हुए और इनफैक्ट 4.5% के ऊपर जाते हुए एक्सपेक्ट करिए। तीसरा सवाल था, क्योंकि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही हैं, सप्लाई को लेकर दिक्कतें हैं, क्या आरबीआई जीडीपी को डाउनग्रेड करेगी? 2 एमपीसी मेंबर्स कह रहे हैं अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू ही हुआ है। आरबीआई शायद कुछ क्वार्टर्स का इंतजार करे क्लैरिटी के लिए। अदिति नायर ने जरूर कहा है कि 7% के नीचे डीजीपी की बात हो सकता है आरबीआई इस बार आके करे। टफ होने वाला है मामला, ध्यान रखिएगा। करेंसी का क्राइसिस, थर्सडे को रुपया 95 के लेवल से फ्लर्ट कर रहा था जब आरबीआई ने इंटरवीन करा। क्या करेंसी इंटरवेंशंस की बात इस बार की क्रेडिट पॉलिसी में होंगी? मिक्स्ड रुझान है, पर मदन सही कह रहे थे। मदन कह रहे थे करेंसी की बात आमतौर पे आरबीआई नहीं करता, जो बातचीत होती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है, तो ऐसा कोई करेंसी रिलेटेड मेजर शायद आप एक्सपेक्ट ना करें क्रेडिट पॉलिसी में। अगला सवाल था कि इस बार तो दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा, पर जिस तरह से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, क्या एक्सपेक्ट करें इस फाइनेंशियल ईयर जैसे से आगे बढ़ेंगे दरों में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ती हुई? सिर्फ मदन इस समय कह रहे हैं हाँ 25 बेसिस पॉइंट, और हो सकता है दिसंबर के आसपास वो रेट हाइक की संभावना बढ़ रही है। दरों में गिरावट का सिलसिला खत्म हो चुका है, जो भी होगा अब बढ़त की तरफ हम बढ़ रहे होंगे। और एक आखिरी सवाल और डाल दिया था मैंने, कंसेंसस तो है कि रेपो रेट में छेड़छाड़ नहीं होगा, पर ड्रामा अब है स्टांस को लेकर। अगर हॉकिश साउंड कर रहे हैं तो क्या न्यूट्रल का स्टांस आरबीआई बदलेगा या नहीं बदलेगा? इंटरेस्टिंगली तीनों का कहना है स्टैंस वो जो रुख न्यूट्रल का है इस बार कंटिन्यू करेगा। ना आरबीआई दरों में छेड़छाड़ करेगी, ना आरबीआई स्टैंस में बदलाव करेगी, पर कमेंट्री पे ध्यान रखिएगा, शायद हॉकिशनेस का तड़का वहां पे आपको नजर आए। और यहां रुकते हैं कि छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें भी और भी हैं, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। ग्लोबल टेंडरिंग के लिए जेम पोर्टल में अहम बदलाव हुए हैं। अब रुपए के अलावा दूसरी करेंसी में भी सरकारी खरीद हो सकेगी। जेम के सीईओ मिहिर कुमार ने बताया कि बायर सेलर कार्टेलाइजेशन को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पर अब ग्लोबल टेंडरिंग हो सकेगी। जेम ने अपने पोर्टल में इसे लेकर बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है, कैसे ये संभव होगा, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जेम के सीईओ श्री मिहिर कुमार जी। सर, सीएनबीसी आवाज में आपका स्वागत है। सर, जो कई सारे विदेशी निवेश या फिर जो एफटीए में ये संभव कराया गया कि ग्लोबल टेंडरिंग होगी, तो किस तरह से ये पोर्टल में बदलाव हुआ है और इसके बाद क्या क्या किस तरह से ये पूरी टेंडरिंग हो सकेगी? देखिए, ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी की फंक्शनैलिटी हमने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे बनाया है। इसकी डिमांड है बहुत जगहों से, और जैसा कि आपको भी मालूम है कि एफटीए साइन हो रही है,
तो उसमें मार्केट एक्सेस की बात जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट में भी जहां जहां सरकार उसको देगी उस हिसाब से हमें तैयार रहना होगा। तो अभी तो यूके का FTA है, उसमें ये बात आई है। तो ये फंक्शनैलिटी बनाने में हम लोगों ने ऐसा बनाया है जिससे कि यूके का सप्लायर भी यहाँ पे बिड में पार्टिसिपेट कर सकता है। ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी अदरवाइज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे नहीं थी, बाकी CPPP जो सरकार की पोर्टल है उसमें वो सुविधा उपलब्ध थी, अब यहाँ भी आ गई है और ये मल्टी करेंसी को अलाउ करेगा, सपोर्ट करेगा। तो बायर सेलर का भी कोई कार्टलाइजेशन ऐसा पता चला क्या? हाँ, जो बायर सेलर कार्टलाइजेशन का हम कहते हैं कि सस्पेक्टेड, क्योंकि हम तो डाटा मॉनिटर करते हैं और डाटा के बेसिस पे जो हमें नजर आता है कि भाई ये केसेस हैं जिसको कि अब ड्यू फॉर इन्वेस्टिगेशन है, इसका और इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो ऐसे करीब हम लोगों ने 10,000 ऑड केसेस जो है बायर संस्था को भेजा हुआ है कि जो आप देख लें, और जहां सेलर कॉल्यूजन का हमें डेफिनेट पता लग जाता है डाटा के बेसिस पे, तो हम उस सेलर को सस्पेंड ही कर देते हैं। अहमदाबाद नगर निगम ने अनोखी पहल की है। अहमदाबाद में देश का पहला डॉग क्रिमेशन हाउस बनाया गया है। करुणा की मिसाल बन रहे इस क्रिमेटोरियम में अब डॉग्स को सम्मानजनक अंतिम विदाई मिल रही है। पालतू हो या पेट डॉग, लोगों को कुत्तों से बेहद लगाव रहता है, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी अंतिम विधि का इंसान जैसा प्रावधान नहीं था। अहमदाबाद नगर निगम का ये डॉग शमशान गृह पेट डॉग मालिकों के लिए सुकून लेकर आया है। उन्हें अपने प्रिय डॉग के जाने का गम है, लेकिन ये संतोष है कि विदाई सम्मान के साथ हो रही है। AMC की तरफ से ऐसी व्यवस्था की गई है तो हमें सुकून मिला कि ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके साथ हमारा जो सीजर है वो अपनी अंतिम सांसें और जो स्वर्ग को वो जा रहा है वहाँ पर वो अच्छी तरह से जा पाएगा। और अभी आधे घंटे के अंदर जब हम यहाँ पहुंचे तो तुरंत व्यवस्था थी। सो आज भी हमें सुकून है कि हम सीजर को वही सुविधाएं दे पाए जैसे वो हमारे साथ एक परिवार के था, और अपने अंतिम क्षणों में भी वो वैसा ही रहा। अनुमान है कि अहमदाबाद में 2 लाख डॉग्स हैं, जिनमें से 35,000 पेट डॉग्स हैं। अहमदाबाद कॉरपोरेशन ने पेट डॉग रजिस्ट्रेशन शुरू करवाया, लेकिन अभी तक सिर्फ 19,000 कुत्तों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। इधर डॉग्स के लिए PNG शमशान गृह शुरू हो चुका है। सिर्फ 155 नंबर डायल करने पर आपके घर मृतक डॉग को लेने एम्बुलेंस आएगी। आप अपनी गाड़ी में या एम्बुलेंस में बैठकर क्रेमेटोरियम जा सकते हैं। इंसान की तरह ही पुष्पांजलि, माला और धूप वाली किट भी कॉरपोरेशन फ्री में मुहैया करवाती है। कुछ महीनों में 2 और डॉग क्रेमेटोरियम अहमदाबाद में शुरू होंगे। पेट डॉग क्रेमेटोरियम की जो अभी उपलब्ध फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए, जिसकी जो जरूरत है उसको ध्यान में रख के अहमदाबाद ईस्ट और अहमदाबाद वेस्ट ये 2 एरिया में जून 26 तक 33 लाख के खर्चे से एक और पेट डॉग क्रेमेटोरियम लगने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है कि कुत्तों के लिए शमशान गृह की व्यवस्था हो, ताकि मृत्यु के बाद उनकी बॉडी से बीमारी फैलने का खतरा ना हो। वफादारी के प्रतीक डॉग की इस तरह से अंतिम विदाई सद्भावना तो प्रकट करती ही है, साथ ही साथ संभवित महामारी से भी इंसानों को बचाता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर रहिए अपडेट और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से। नमस्कार।